नमस्कार दोस्तों। अभी एमपीपीएससी का 16 तारीख को संडे को पेपर है। आज 14 तारीख को ये वीडियो बन रहा है। हालांकि आपको लगेगा कि यार इतना लेट बना रहे सर, कोई महत्व नहीं। एक्चुअल कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनल भी मैसेज किए कि सर यूनिट 9 रिवाइज करा दीजिए। मुझे लगा कि अब इतना बड़ा यूनिट है, मैं क्या रिवाइज कर रहा हूँ उसमें इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगा कि लास्ट मोमेंट पे अगर हम एक आध घंटे कुछ ऐसे जो अभी हाल फिलहाल में 2023-24 में या जो 25 जनवरी तक जो इश्यूज रहे, जो चल रहे हैं करंट में, उनसे रिलेट करके ये वीडियो मैंने बनाया। मुझे उम्मीद है कि आपको निराश तो नहीं करेगा। समय हो तो 1 घंटे ये वीडियो आराम से रिलैक्स होकर देख लीजिएगा, शायद एग्जाम में कुछ आपको काम आ जाए। ठीक है, चलिए। तो पहला टॉपिक है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हमेशा ध्यान रखिए कि आप भी 2 दिन भी हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी जब भी आप रिवाइज करें तो फुल फॉर्म के साथ रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम में कई बार एलएलएम का फुल फॉर्म ही आ गया तो क्या करोगे। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर आधारित चैटबॉट के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सुमिलित नहीं है। एग्जैक्टली हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसको सही तरीके से खड़े करने में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है जीपीटी का। ठीक है, जीपीटी का, उसका चैट जीपीटी आप लोगों ने जो है वो बहुत बार जो है वो सुना होगा। और उसी से जो है अगर कहा जाए जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो हम तक आए हैं ना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जीपीटी, जो है वो चैट जीपीटी के। तो जीपीटी को आधार बनाते हुए कई कंपनियां एक के बाद एक आगे आ गई। गूगल ने जेमिनी, एग्जैक्टली गूगल का जो जेमिनी है जो चैटबॉट है, पहले जेमिनी नहीं, इसको पहले बर्ड कहा जाता था। मैं आपको साथ में जो लिखता भी जाता हूँ। तो जैसे अगर आप है तो जेमिनी को एक नाम और आप याद रखिएगा, बर्ड। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, बर्ड। ये जेमिनी का एक और नाम था। और ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जेमिनी 2023 में ही इनिशियल लॉन्च हुआ और 2024 में भारत जैसे देशों में यूज होने लगा। आज आपके मोबाइल में जेमिनी टूल आ गया होगा। को पायलट ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट का है। यहाँ पर भी हम देखें तो जो मेरा स्क्रीन है इसके ऊपर भी जो है वो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कुछ दोहराए की बात नहीं है। ठीक है, फिर लामा, अभी लामा का 3.0 वर्जन जो है वो रिलीज हुआ। चूंकि लेटेस्ट रिलीज हुआ मेटा का यानी फेसबुक का, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे शायद पंच हो जाए। अगर मैं इसके आगे 3.0 कर दूं तो आपको बिल्कुल अभी लेटेस्ट यहाँ पर तो ये दिख रहा होगा। देखिए 18 अप्रैल 2024 यानी 24 का है ना, इंट्रोड्यूसिंग द मेटा लामा 3 द मोस्ट कैपेबल जो है वो ओपन एआई बेस्ड जो है वो ये मॉडल है। तो ये सब जो है एग्जैक्टली एआई मॉडल हैं, ओपन सोर्स हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड हैं यहाँ पर। और चौथा जो है वो हमने लिया है सोरा। एग्जैक्टली सोरा एआई का ही जो सॉरी चैट जीपीटी का ही प्लेटफॉर्म। देखो चैट जीपीटी में क्या है कि जब चैट जीपीटी उन्होंने बनाया यानी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उनको लगा कि हम कोई क्वेश्चन उससे कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन है तो वो हमको आंसर्स दे रहा है, चीजें क्रिएट करके दे रहा है। अब उनको लगा, यानी ओपन एआई कंपनी को, कि क्यों ना हम वीडियो और इमेज के लिए भी कुछ जो है वो आगे जाए। तब उन्होंने वीडियो और इमेजिंग, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में एनिमेशन जो फिल्में हैं उनकी जगह ले लेगा ये शोरा। तो ये सोरा जो है वो उनका ऐसा मॉडल है। तो सोरा दिख रहा होगा, सोरा इज अ ओपन एआई वीडियो जनरेशन मॉडल। ठीक है, ये अभी जस्ट जो है अगर कहा जाए, देखिए कब रिलीज आ रही है, 9 दिसंबर। अगर पेपर सेटर आपका पेपर बना रहा है तो संभवतः सोरा के ऊपर बात कर सकता है या क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक आपको याद रखना है कि एक्स का नहीं, यानी जो एक्स है, एक्स कंपनी का तो खुद का जो चैटबॉट मॉडल आपको मालूम होगा वो है ग्रॉक। यहाँ पर जैसे अगर यहाँ पर आप ग्रॉक टाइप कर ले, ग्रॉक, और एआई कर दें तो ऑटोमेटिकली ट्विटर ही आएगा। यानी एक्स का एआई प्लेटफॉर्म है, एक्स एआई इज द कंपनी विद द मिशन ऑफ। तो ये भी एक चैटबॉट। तो ऑलमोस्ट अभी हमारे पास कुछ 5-6 जो चैटबॉट हो गए। नंबर 1 ओपन एआई का चैट जीपीटी, जेपीटी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जेमिनी का गूगल, या जिसको हम पहले जो है वो बर्ड के नाम से जान रहे थे। माइक्रोसॉफ्ट ने कोपायलट लेकर आया, लामा का जो है वो 3.0 वर्जन आ रहा। सोरा ओपन एआई का ही जो है अगर कहा जाए वीडियो ग्राफिक्स के लिए डिजाइन किया गया ओपन एआई सिस्टम है। और एक्स का ग्रॉक, ये कुछ मॉडल 2024-25 में, अब जो 25 शुरू हो रहा है यानी अभी हम फरवरी में हैं, तो 25 में ये चर्चा में है। और ये सब जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर ही काम कर रहे हैं यहाँ पर ओपन एआई के साथ। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए। तो टेक्निकली जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने आप में जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे ये कर क्या रहे, ये सिंपल है कि जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैंने वो मुझे समझ पाए, जस्ट लाइक मैंने बोला भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अमेरिका की यात्रा पर वहां के राष्ट्रपति को भारत के कुछ वस्तुएं उपहार दी गई। अब आप ध्यान से देखो, इसमें एक सिंगल वर्ड में कोई मिसिंग नहीं।
क्यों? क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इतनी अच्छी हो चुकी है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कि वो आसानी से इनका जो है वो इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। हाँ, पहले सबसे पहले जो है वो इसको करा किसने? जीपीटी ने। तो मैंने जो आपको बताया पहला क्वेश्चन, ऑलमोस्ट जो 6-7 मॉडल बताए वो याद रखना है। जेमिनी, कोपायलट, लामा, सोरा, ठीक है, बर्ड यहाँ पर अगर कहा जाए, और ग्रॉक जो एक्स का है। याद रखना कि फुल फॉर्म आपको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर अगर कहा जाए जैसे जनरेटिव, ठीक है, एडवर्सियल नेटवर्क, जैन, आपको फुल फॉर्म नहीं पता होगा तो क्वेश्चन जो अगर कहा जाए कि दिक्कत होगी। जैसे CGI आ गया, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, जो 2G 3D इमेज हम यूज करते हैं, ये यहाँ पर अगर कहा जाए, ये इसमें क्वेश्चन जो है वो पंच हो सकता है। फिर अगला है, हाल ही में डीप सीक ओपन सोर्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस देश की कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्योंकि जब ये डीप सीक आया चीन से, तो उसको डाउनलोड करने वाले इतने ज्यादा थे कि वो ना चैट जीपीटी से भी आगे निकल गया, लामा से भी आगे निकल गया, सब मतलब सबसे आगे निकल गया। तो दुनिया भर में चिंता हो गई कि यार चीन का ये जो ओपन एआई बेस्ड जो है वो, ये भी अपने आप में ओपन एआई क्यों बोल रहा है? क्योंकि जैसे ओपन एआई ने पहली बार शुरू किया, ठीक है, उस कंपनी ने, तो उसी को देख कर ये लोग सब चले, उसी के पीछे पीछे। तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर जो डीप सीक है, इस समय पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना। मतलब कई देश जो है उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा डीप सीक, बहुत सारे स्टोरीज जो है वो डीप सीक, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, डीप सीक बनाम चैट जीपीटी और क्रांतियों के आयाम। ठीक है, डीप सीक एआई की बड़ी मुश्किलें, चीनी स्टार्टअप कंपनी इस देश में होगी कार्रवाई, चीन के डीप सीक को टक्कर देने दो भाई खोज लाए एआई फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल। ऐसे बहुत सारे आपको इश्यूज मिलेंगे। हमारे यहाँ भी ये चैलेंज पैदा जो है वो जरूर जो है वो करेगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स जो है वो अगर कहा आ जाए की जगह ले सकता है, जैसे एप्पल का अगर कहा आ जाए कि वॉइस असिस्टेंट है सीरी, अब उसको भी डर लगने लगा कि लोग इसकी जगह यही यूज करने लगेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर? तो डीप सीक ऑलमोस्ट सबको रटा होगा। मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग करते समय USB-C कनेक्टर, ऑलमोस्ट देखिए अभी दुनिया में जितने मोबाइल यूज हो रहे हैं सब में ऑलमोस्ट सी टाइप कनेक्टर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट आपके पास जो नई कार होंगी उनमें सी टाइप कनेक्टर की पिन आ रही, जहां तक कि एप्पल के जो चार्जर है, जिससे कि वो दूसरों से अपने आप को अलग करता था, लोग जाते थे थोड़ा सा रईसी दिखाने के लिए, कहते थे अरे यार एप्पल का चार्जर है क्या। अब तो सी टाइप वो भी देने लगा, क्योंकि यूरोप वालों ने कह दिया कि अगर तुम अलग अलग पोर्ट दोगे तो नुकसान होगा, एक ही पोर्ट दो ना, एक ही तरह का। तो अब अगर आपके पास अगर सी टाइप, देखिए अवेयरनेस भी जरूरी है, आपके पास अगर सी टाइप कनेक्टर है इस समय, या सी टाइप पोर्ट का जो है वो अगर कहा जाए चार्ज, आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ पिन कितनी होती। तो उसमें नंबर ऑफ पिन जैसे दिख रहा होगा 24 पिन होती हैं। ये जो अगर कहा जाए याद रखना, 12 ऊपर 12 नीचे के पैटर्न में होती हैं। इसीलिए इसको कैसा भी लगा दो, उल्टा सीधा जैसा लगाना वैसे लगा लो। इससे डेटा भी ट्रांसफर हो सकता है। इसकी बेनिफिट क्या है देखिए, इससे डेटा ट्रांसफर हो सकता है, इससे चार्जिंग हो सकती है, इससे ऑडियो आप सुन सकते हैं। जैसे आपके पास सपोज मान के चलो किसी के पास वन प्लस का फोन है, वन प्लस के फोन में ऑक्स जो होती है, जो ऑडियो जेक होता है, वो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यही पोर्ट जो सी टाइप पोर्ट है, यही पोर्ट क्या करेगा, ऑडियो का जो है वो काम करेगा। उसी से आप जो है म्यूजिक सुन सकते हो, उसी से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, उसी की सहायता से जो अगर कहा जाए आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। तो ये USB, इस बहाने देखो कुछ पोर्ट के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे HDMI, ठीक है। तो अब हमको मालूम है कि अगर टीवी है या कोई कंप्यूटर है, उसमें हमको वीडियो के साथ ऑडियो भी ट्रांसफर करना है, तो हम कौन सा पोर्ट यूज करते हैं? वहां पर हम HDMI पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। केवल वीडियो ट्रांसफर करना है, इसमें ऑडियो भी चला जाएगा ना, वीडियो ट्रांसफर करना है तो इसका पुराना जुड़वा भाई था VGA, ठीक है, वो केवल वीडियो, वो नीली कलर की पोर्ट देखी होंगी VGA। तो वीडियो ग्राफिक एरे, ये पुराना पोर्ट हुआ करता था, इससे केवल वीडियो ट्रांसफर हो सकता है। ऑडियो करना है तो ऑक्स केबल हम जो है अगर कहा जाए इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने नाम क्यों बताया? हाँ जी, कि भाई आज आप अपने घर में जो चीजें यूज कर रहे हो उसमें आप ये सब चीजें यूज कर रहे हो। आपकी टीवी में HDMI पोर्ट होगा, ठीक है, आपके कंप्यूटर के पीछे एक पोर्ट होगा जिसका नाम है RJ45, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। ये आपने देखा होगा, ये RJ45 पोर्ट होता है। इस केबल से जो अगर कहा जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी सिस्टम में जो है दी जाती है। तो थोड़ा सा अपने आसपास को अवेयर होना भी जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा PUDU-D7 क्या है? तो सेमी ह्यूमनाइड, देखो सेमी ह्यूमनाइड रोबोट का मतलब है जिसका ऊपर का भाग यानी शरीर का ऊपर का भाग इंसान जैसा दिखे, ह्यूमन की तरह दिखे, लेकिन नीचे का भाग मशीन की तरह। एक तो है पूरी तरीके से ह्यूमनाइड रोबोट, जो पूरी ऊपर से नीचे तक जो है वो ह्यूमंस की तरह ही दिखेंगे। सेमी ह्यूमनाइड, तो आपको याद होगा कि हमारा व्योम मित्र,
एक जो हम गगनयान मिशन के लिए जो बना रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट बोल रहे हैं। लेकिन उस सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट की कहानी का जन्मदाता कौन है? तो ये PUD-D7 है ना, ये दुनिया में पहला, अपने आप में पहला जो है वो सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट था। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, कभी भी आप इसको देखेंगे तो दुनिया में सबसे चर्चित सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट अगर किसी को माना जाता है तो इसी की सीरीज को माना जाता है। और ये अभी फिर जो है अगर कहा जाए 2024 में, देखो सितंबर की पूरी कहानी, हाल ही में सबसे चर्चित जो है अगर कहा जाए सेमी ह्यूमनॉइड रोबोट, हो सकता है आपसे यही पूछ ले। कुछ चीजें हमेशा याद रखिएगा, करंट अफेयर से लिंक होती हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन करंट से लिंक है। जैसे सपोज अभी आप में से कितनों को मालूम है कि अभी कोई एक एयरलाइन है, ठीक है, जिसने अपने कैबिन क्रू में, देखा होगा ना, महिलाएं कैबिन क्रू का हिस्सा होती हैं एयरलाइंस का, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड जो अगर कहा जाए चैटबॉट का इस्तेमाल जो है वो किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड कैबिन क्रू को यूज किया, वो है कतर एयरवेज। तो अब ये जो है अगर कहा जाए, कोई पूछेगा कि फर्स्ट AI क्रू मेंबर किस एयरलाइंस ने लेकर आई यहाँ पर, तो वो कतर है, उसका नाम है समा। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए कि कभी जैसे समा AI जो है वो अगर कहा जाए कतर एयरवेज ऐसे टाइप कर दो ये, तो आपको जो है वो यहाँ पर, ये देखो मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, कतर एयरवेज AI क्रू मेंबर, है ना। क्रू तो मालूम होगा, जो चालक दल को सहायता देते हैं वो सब क्रू के अंतर्गत आते हैं। स्क्रीन पे देख रहा है ना, कतर जो अगर कहा जाए, कतर मीट जो है समा। तो ये समा जो अगर कहा जाए, कोई पूछ ले कि क्या है, तो द वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर डिजिटल ह्यूमन कैबिन क्रू। अब ये मार्च 2024 का, मतलब देखो, हम पुराना इतिहास कभी भी कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पुराने इतिहास, केवल ये है कि कंप्यूटर कैसे आए वो जनरेशन तो ठीक है, बट मोस्टली अगर कहा जाए कि कंप्यूटर में अभी करंट में जो चल रही हैं घटनाएं 2022 23 24, उसमें जो हमने जो मतलब रोबोट डेवलप किए या AI मॉडल डेवलप किए, उन पर क्वेश्चंस ज्यादा पंच होते हैं। बाकी पुराना जो है वो अगर कहा जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा पंच होता। तो ये क्वेश्चन बन गया होगा आपसे, HPC प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? सुपर कंप्यूटिंग, साइबर क्राइम, ई गवर्नेंस, वेब ब्राउजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों है ध्यान से समझो। एक्चुअल भारत ने अभी सितंबर में 3 नए सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करे। इनमें से सबसे ज्यादा हाईली चर्चा में जो है वो है परम रुद्र, आपको दिख रहा होगा। तो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री, मैंने प्रधानमंत्री जी के ट्वीट ही लिए, विद परम रुद्र सुपर कंप्यूटर एंड HPC सिस्टम इंडिया टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड द सेल्फ लाइंस इन कंप्यूटिंग एंड ड्राइविंग इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जो है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो अब क्या दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट कर रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम, ये हम लेकर आ रहे हैं। कब का ये प्रेस रिलीज है? 26 सितंबर का, PIV का। किस सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अगर कहा जाए परम रुद्र की, तो हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है। देखो परम सीरीज तो ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए लिस्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर पे हम जाएंगे तो आसानी से मिल जाएगी। हाल ही में ये, और यहाँ पर पूरा स्टोरी भी है, ये लिखा है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड परम रुद्र सुपर कंप्यूटर एट सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, कलकत्ता। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ये परम रुद्र भी जो अगर कहा जाए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। हाल ही में जो हमारे सुपर कंप्यूटर, इसी क्वेश्चन को नीचे मैंने दूसरे नजरिए से जो है वो लिया आप। एक तो सुरम सुपर कंप्यूटर, तो देखो एक जमाना था कि भारत में जो अगर कहा जाए कि सुपर कंप्यूटर जो डेवलप करता था वो केवल और केवल CDEC पुणे करता। यहाँ पर और कोई जो अगर कहा जाए सुपर कंप्यूटर पे जो है वो काम जो है वो करता ही नहीं था। लेकिन आज के समय में भारत में IITs हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और कई जो अगर कहा जाए कि इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो सुपर कंप्यूटर डेवलप कर रहे हैं। तो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कभी भी आ जाए तो वो तो हमारे दिमाग में चला ही जाएगा कि हाँ यार परम लगा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में अब वो परम सीरीज के, वही परम 8000 या इस तरह के क्वेश्चन अब जो CDEC के प्रोजेक्ट हैं वो कौन पूछ रहा है? अब गए जमाने। अब थोड़ा सा नए जो अभी हाल फिलहाल में हम लोग कर रहे हैं उनके ऊपर आ रहे हैं। तो अभी जो सबसे एडवांस हमारे सुपर कंप्यूटर वो क्या है? एक है एरावत, ये अपने को याद रखना, एक है एरका, एक है अरुणिका, एक है प्रत्यूष। ये जो मैंने आपको गलत करा ना, क्यों गलत करा ये क्वेश्चन, यहाँ मैंने पीयूष कर दिया, जबकि पीयूष हमारा सुपर कंप्यूटर नहीं है। हमारा सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। ठीक है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने डेवलप किया है। ठीक है, सीडेक ने डेवलप नहीं किया है। यहाँ पर सीडेक का तो एरावत है। कोई पूछेगा सीडेक ने क्या करा है, तो ये एरावत बहुत चर्चित है। एरावत सुपर कंप्यूटर टाइप करोगे अभी, इंडिया का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर यही है।
मतलब अगर कहा जाए कि जो सबसे टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट आती है ग्लोबल, उसमें जो अगर आप यहाँ सिंपल टाइप कर लो तो ये करंट में यार दुनिया में अगर टॉप 500 कंप्यूटर में जैसे देखे, सुपर कंप्यूटर एरावत, टॉप 500 जो सुपर कंप्यूटर हैं दुनिया में से, उनमें ये जगह बना है। तो अभी ये आपको याद होगा, जैसे ये खबर है 2023 की है ना, एआई सुपर कंप्यूटर एरावत पुट्स इंडिया अमंग द टॉप सुपर कंप्यूटिंग, ठीक है, एरावत रैंक 75th इन द टॉप 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट, यानी उस लिस्ट में ये उस समय, मतलब आपकी स्थिति में कहाँ होगा गॉड नोस। पर हमें ये बात समझ पड़ी कि यार हाँ, हम जो है वो अच्छे सुपर कंप्यूटर के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, और ये सी डैक के द्वारा डेवलप किया गया। तो ये याद रखना, अर्निका कोई पूछे, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, मिहिर कोई पूछे तो वो भी सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, अर्का कोई पूछे तो वो भी सुपर कंप्यूटर, ये सब इंडिया के सुपर कंप्यूटर हैं। और सुपर कंप्यूटर आप जो मैंने बताया ना कि कोई जरूर नहीं कि केवल सी डैक ही डेवलप करता हो यहाँ पर। फिर बिग डाटा के 5V में किसे शामिल नहीं किया जाता? वर्तमान समय में जिस सोशल मीडिया को आप यूज करते हो, उसमें जो आपकी सूचनाएं हैं, आपकी फोटो वीडियो इमेज डाटा, इन सब का इस्तेमाल दुनिया भर की कंपनी कर रही है, और यहीं से जन्मा बिग डाटा के 5V। तो 5V ऑफ द बिग डाटा जब भी हम देखें, तो दुनिया किन चीजों पे उनको वॉल्यूम चाहिए, मतलब आज बहुत सारा वॉल्यूम चाहिए, उसकी वैल्यू होना चाहिए, वैल्यूसिटी होना चाहिए, व्यूअर की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ अगर हम एक सिंपल एक टाइप करें, मेरे पास भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो 5 चीजें, पहला कि बिग डाटा कब होगा, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, और वॉल्यूम कैसा हो, यहाँ पर अगर कहा जाए वैरायटी वाला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, ठीक है, अगर कहा जाए ये जो अगर कहा जाए वर्सिटी एंड वैल्यू, ठीक है, ये जो अगर कहा जाए यहाँ पर आपके सुपर कंप्यूटर सॉरी जो है वो 5G के अंदर आता है। व्यूअर इसमें नहीं आते, व्यूअर तो हम और आप। इन पांचों को बड़ी बड़ी कंपनियां उपयोग करके ना केवल वो एआई बेस्ड जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के आधार पर चैटबॉट डेवलप कर रही हैं, बल्कि हम और आप तक आपकी मनपसंद चीजों को भी पहुंचा रही हैं। तो कभी कोई पूछे तो जो 5 बताए हैं वो आप याद रखिएगा यहाँ पर। फिर है इंटरनेट पर वेब ब्राउजर के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय हम निम्नलिखित में से किस सुरक्षा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? नो डाउट, जब हम इंटरनेट से कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को फॉलो करते हैं, तो वो आपसे डेफिनेटली आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स मांगती है। अब हमारे जो डिटेल्स हैं वो सिक्योर कितना है, ऐसा तो नहीं कि कोई उसको यूज कर ले, क्योंकि हम उसमें सीवीवी भी डालेंगे। भाई सबसे ज्यादा एक तो ये होता है कि आपने अपना जो है वो कार्ड नंबर डाल, वो तो ठीक है, कार्ड नंबर तो कहीं से भी मिल जाता है, वो कार्ड नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सीवीवी, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कार्ड के जस्ट पीछे की ओर होती है। आइडियल केसेस में 3 से 4 डिजिट का होता है, मोस्टली में 3 डिजिट का ही होता है वो सीवीवी। वो सब कौन सुरक्षित कर रहा है? उसके लिए एसएसएस जो प्रोटोकॉल लेयर है, वो देखो ये सब प्रोटोकॉल ही है ना, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, किसी बैंक का वेबसाइट देखोगे तो उसमें HTTPS लिखा आएगा, एस मतलब सिक्योर है वो। TCP, यहाँ पर अगर कहा जाए कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP को ही आप क्या बोलते हो, आईपी प्रोटोकॉल, जो IPV जो अगर कहा जाए अभी वर्जन चल रहे हैं वहां पर, P2P भी हम यूज करते हैं। SSL जो है ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपकी सूचनाओं को इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट पर सुरक्षित जो अगर कहा जाए रखता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिक्योर सॉकेट लेयर इज ए सेट ऑफ रूल और encrypt डाटा, ठीक है, ऑथेंटिकेशन जो आइडेंटिफाई द सर्वर और वेबसाइट, इट इज यूज टू क्रिएट सिक्योर कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर ओवर द इंटरनेट। इसी का इस्तेमाल जो है वो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। इनमें से किसी को भी आप IBM का पढ़ लो या कहीं का पढ़ लो, डेबिट क्रेडिट कार्ड टाइप कर लो, आपको जो है वो मिल जाएगा। तो ये लेयर भी एग्जाम में जो है वो आपको पूछी जा सकती है। बाकी तो मैंने फुल फॉर्म बता दिए। HTTP जो HTML लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसके साथ जुड़ा हुआ HTTP प्रोटोकॉल है, उसी का एस सिक्योर वर्जन है। जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग जो अगर कहा जाए इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज करते हो, IP जिसको हम लोग ये जैसे जो अभी ये मेरा कंप्यूटर चल रहा है, वो IP जो अगर कहा जाए के ऊपर चल रहा है, तो IP को ही TCP बोल रहे हैं। और अभी आपको ये मालूम ही होगा कि IP के अंदर टेक्निकली जो है वो V6 वर्जन जो है वो दुनिया में ज्यादा चल रहा है, ठीक है। IP के 2 वर्जन होते थे, IPv4 और IPv6। अब वो V4 का जो है वो जो जमाना जो है वो चला गया, ठीक है, क्योंकि V4 होता था 32 बिट एड्रेस पे,
है ना। तो आप 32 बिट एड्रेस के तो कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे। ये मेरे ही कंप्यूटर 62 बिट के ऊपर काम करता है ना। तो B4 जो अगर कहा जाए वो 32 बिट एड्रेस पे होता था, इसलिए कोई रूल नहीं था। अब IPv6 ये 128 बिट आईपी एड्रेस होता है ना। ये भी याद रखना कि मतलब जैसे IPv4 और V6 ये भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये अब 128 बिट के ऊपर काम कर रहा है, वो 32 बिट के ऊपर काम करता था। और उसमें जो है वो एक और खासियत थी, जो B4 था ना वो केवल न्यूमेरिकल डेसिमल डिजीज पर, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलेगा। ये अल्फा न्यूमेरिकल होता है और हेक्साडेसिमल पे काम करता है, यानी 1 2 3 4 के साथ ABCD भी चलेगी इसमें V6 में। इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जो अगर कहा जाए रेंज जो है वो बहुत ज्यादा मिलेगी V4 की तुलना में। डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए ऑक्टेट वैल्यू कितने बिट की होती है? अब ये मैंने क्यों क्वेश्चन लिया है, हम लोगों ने ये चार्ट हमेशा देखा होगा, है ना। इसका आंसर पहले तो मैं बता दूं, 8 बिट। हमने ये चार्ट देखा होगा कि बिट अपने आप में बाइनरी डिजिट होती है जो 0 और 1 से बनती है। जब 4 बिट आपस में मिलती हैं तो निबल बनता है। ठीक है, जब जो अगर कहा जाए कि ये निबल, दो निबल आपस में बनते हैं, मिलते हैं, या 8 बिट आपस में मिलती हैं तो बनती है बाइट। ठीक है, इसी बाइट को ऑक्टेट कहते हैं। तो हम लोगों ने तो क्या बाइट ही याद कर रखा, ऑक्टेट है ही। वो जो एप्पल का निशान है ना कि खाली है, वो बाइट ही है। एप्पल कंपनी ने सोचो कितना दिमाग खर्च किया होगा, उसका जो निशान है उसमें भी वो बाइट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, एप्पल के आई वर्ड जो है वो इंटरनेट है। आईपैड, आईफोन, आई जो वर्ड है मैंने एक बार पढ़ा था कि भाई वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी से दिखाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि कई बार जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्टेट ही पूछ ले। तो फिर उसके बाद तो आपको मालूम है KB, MB, GB, TB, PB, EV। ठीक है, और अभी सबसे बड़ी जो डिवाइस मतलब अगर कहा जाए स्टोरेज हम यूज कर रहे हैं वो है योटा बाइट। ये क्वेश्चन भी हमको पूछा जा सकता है, तो शायद आपको हो सकता है कि बिट पूछ ले कि बिट की वैल्यू क्या होती है। जब 4 बिट मिलेंगी तो निबल, दो निबल बनेंगे तो जो अगर कहा जाए उससे जो है वो बाइट आ जाएगा। फिर उसके बाद आसानी से जो अगर कहा जाए हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं। फिर जो है वो ये याद रखिएगा, 4 बिट को एक निबल कहा जाता है। निबल के उदाहरण है यहाँ पर ये। ई गवर्नेंस में प्रयोग किए जाने वाले स्मार्ट गवर्नेंस मॉडल में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता? तो एग्जैक्टली जब ई गवर्नेंस मॉडल शुरू हुए तो उसमें सबसे पहले जो मॉडल्स ई गवर्नेंस क्या है उसमें हमने स्मार्ट गवर्नेंस में, यानी हम सिंपल चीजों को सरल करेंगे, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट। आज सरकार पारदर्शिता के ऊपर काम कर रही, कैसे कर रही? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ध्यान से देखिएगा, उसका उद्देश्य था कि हम हर सूचना इंटरनेट पर डालें, जैसे कोई हमसे सूचना मांगने ना आए। आज वो उस उद्देश्य पे धीरे धीरे पूरा हो रहा है। आज ऑलमोस्ट ज्यादातर सूचना इंटरनेट के ऊपर सरकार ने अपनी जो है वो डाल दी। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ही होता है कि पारदर्शिता लाना, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए स्मार्ट गवर्नेंस, जो स्मार्ट वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। इसको मैं एक छोटे से उसमें आपको एक इग्नू की फाइल से दिखा देता हूं जो आपको याद रहेगा, है ना। देखिए ध्यान से। तो देखिए मैंने आपके लिए एक इग्नू का मॉड्यूल खोला है, इसमें कंसेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस में सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ई गवर्नेंस एक स्मार्ट पैटर्न पे काम करती है जिसके हिस्से होते हैं सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट, यानी कि सब चीजें जो है वो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, स्मार्ट गवर्नमेंट है। इसके बाद फिर उन्होंने ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट के बीच में अलग अलग बात करी है। कुछ इसके स्टेजेस होते हैं ई गवर्नेंस के, वो भी हम बात करेंगे। हमेशा याद रखिए ई गवर्नेंस में कुछ मॉडल, देखो दो तरह के मॉडल हैं, एक जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए गए और एक जो कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। तो जैसे यहाँ जो लिखे हुए हैं देखो, मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस, ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है। एक है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, एक है क्रिटिकल फ्लो मॉडल, एक है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, एक है ई एडवोकेसी मॉडल, एक है जो है वो इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। ये पूरे मॉडल ई गवर्नेंस में आप कहोगे ये मॉडल, हम अभी देखो अभी इतना समय तो नहीं है कि हम पूरा रीड करें, लेकिन ये मॉडल क्या सरकार फॉलो कर रही है? हाँ, तो मैंने आपके सामने ध्यान से देखिएगा नीति आयोग का एक फाइल ओपन किया ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं यहाँ गया, नीति आयोग स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो नीति आयोग की ये फाइल हम देखें, इसमें एक मेटा गवर्नेंस के ऊपर नीति आयोग ने एक पूरा पेपर पब्लिश किया है 2022 में, रोल ऑफ मेटा, ठीक है, वर्स इन इंडिया ई गवर्नेंस। वो बता रहा है कि 1992 में कोई एक मेटावर्स नाम का वर्ड जो है वो नील सैम्स जो है अगर कहा जाए स्टैम्पसन्स ने अपनी बुक में पब्लिश किया होगा स्नो क्रैश में। वो फिर इसमें नीचे जो जहां ले जा रहा है मुझे वो इग्नू से कनेक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पर जो वो ई गवर्नेंस को लेकर आया
तो वो बता रहा है कि सर ई गवर्नेंस में हमको 5 तरह के जो अगर कहा जाए मॉडल फॉलो करना है। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल जो स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आप देखो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, क्रिटिकल फ्लो मॉडल, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, क्या हमने यही मॉडल यहाँ नहीं देखे और सेम पैटर्न पे नहीं देखे? तो लिंक तो हो ही गया क्वेश्चन, क्या वो भी यही बात कर रहे हैं। तो अब हमारे दिमाग में हो गया अच्छा ठीक है, जो अगर कहा जाए कि जो ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है वो जैसे लिखा ना कि द ब्रॉडकास्टिंग मॉडल जो है वो टेक अबाउट द मतलब डायमेंशनल हेल्पफुल द गवर्नेंस इंफॉर्मेशन थ्रू डेस डेस डेस। आज इसका यूज ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, लोकसभा है, राज्यसभा है, कैसे सरकार ट्रांसपेरेंसी कर रही है ना। आज लोकसभा की डायरेक्ट कार्रवाई देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो कुछ गलत तो नहीं कर सकती वहां पर, दुनिया मतलब 140 करोड़ की आबादी उसको देख रही। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल है। फिर उसी तरह से जो है क्रिटिकल फ्लो मॉडल हमने जो है वो लेकर आए, ठीक है। इसी तरह जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ पर हम इससे तुलनात्मकता करते हैं, अध्ययन करते हैं इस मॉडल से दो चीज़ों के बीच में, यहाँ पर है ना। फिर उसके बाद ये एडवोकेसी मॉडल है। ऐसे जो अगर कहा जाए इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, अभी हाल फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की सर्विसेज चल रही, जैसे लिखा ना कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर टू गवर्नमेंट मॉडल, G2C2G मॉडल, ये इंटरेक्टिव सर्विसेज मॉडल के ऊपर टिका हुआ है। इसी मॉडल में आज हम नई तकनीकें, AI और अन्य चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आर्टिकल अगर ये ब्लॉग नीति आयोग अपने खुद के ऑफिशियल पेज पर पब्लिश करता है और वो इग्नू के इस मॉड्यूल के साथ उसको जो है वो लिंक करने की बात करता है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि उसने इग्नू से क्यों उठाया। इग्नू भी तो यही लिख रहा है ना, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, उसने इग्नू की बात को जहाँ पर लिखा, उसने कुछ जो है वो ये बात ही नहीं करी। तो ये प्रश्न इससे जो है वो लिंक हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। चलिए, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला है भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली क्लाउड सेवा को क्या कहा जाता है? क्लाउड आपको मालूम है? फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, आप अभी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं है ना, दो तरीके हैं इसको, या तो आप अपने मोबाइल में सेव करें, या आप सेव ना करें तो इंटरनेट पर जो गूगल का सर्वर है या जो अगर कहा जाए ये यूट्यूब का सर्वर है वहां से देखें। तो यूट्यूब के सर्वर से आप इसको देख रहे हैं। इसको देखने के लिए आपको कोई जो है अगर कहा जाए प्लेयर डाउनलोड नहीं करना पड़ रहा, कुछ नहीं करना पड़ रहा, मतलब जो सर्विसेज आप ले रहे हैं वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं जो आपको दी जा रही। जस्ट लाइक आप में से ज्यादातर की जो फोटो हैं गूगल ड्राइव में सेव हैं तो क्लाउड पर सेव है, फिजिकल मेमोरी नहीं कि हाथ में पेन ड्राइव ले लेके घूम रहा है। ऐसे ही भारत सरकार का जो सबसे चर्चित मॉडल है वो है मेघराज, ठीक है। तो ये मेघराज क्या है, इसके लिए हम कुछ नहीं जाए, हम यहाँ सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर गए और इसमें सीधे पहले तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लाउड की खुद की उनकी एक पेपर पे चले गए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ पर उम्मीद है कि इतना आपको दिख ही रहा होगा सब लोगों को। तो यहाँ पर दिख रहा हो कि क्लाउड सर्विसेज दी फ्रॉम नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, NIC ने इसको डेवलप किया है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो सर्विस है उसका नाम मेघराज है। स्क्रीन के ऊपर आप जब देखोगे तो ये पूरा मेघराज नाम से जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर है कि द नेशनल क्लाउड इज ए स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो सिक्योर्ड गवर्नमेंट क्लाउड सेटअप, NIC ने इसको डिजाइन किया है। किन किन चीजों पे काम करेगा? तो पहला करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज क्या जरूरत है यार तुम लोगों को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की? आज पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बना के दे रही हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। जस्ट लाइक ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये क्या है कि जूम के प्लेटफॉर्म पे रिकॉर्ड हो रहा है। इसने इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे दे रखा है ना, मेरा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ जा नहीं रहा है इसके ऊपर कि मैं तामझाम खड़े करूं। वो अपना प्लेटफॉर्म मुझे दे रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म यानी देखो कंफ्यूजन क्या होता है कि जब ये आ जाते हैं, IaaS आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जांपल कौन सा है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जांपल कौन सा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एग्जांपल कौन सा है, ठीक है, स्टोरेज एज ए सर्विस का एग्जांपल कौन सा है, तो रटो मत। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब है कि कोई कंपनी अपना प्लेटफॉर्म आपको यूज करने के लिए दे रही है। जैसे आज मैं जो ऐप चलाता हूँ या मेरे कोर्सेज चलते हैं वो कोई मैंने तो डेवलप नहीं किया है, किसी कंपनी का प्लेटफॉर्म मैं यूज कर रहा हूँ। और वो प्लेटफॉर्म से जो अगर कहा जाए वो मुझसे चार्ज ले रहा है, तो टेक्निकली उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपनी सूचनाएं स्टोर कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज हो रहा है। आज जो भी सॉफ्टवेयर हम लेते हैं, दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो हम खरीदें और इंस्टॉल करें, एक है कि ऑनलाइन है, जरूरत ही नहीं। आज आप ऐसे समझिए, आपके लैपटॉप के अंदर अगर PDF का सॉफ्टवेयर नहीं है तब भी PDF फाइल खुल जाती है गूगल से। आप अपने गूगल मेल पे जाइए, डायरेक्ट वहां से PDF ओपन होने का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि उसने अपना सॉफ्टवेयर आपको दे रखा है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। आपके पास फिजिकल स्टोरेज के लिए जगह नहीं है तो स्टोरेज एज ए सर्विस, आप जो है वो हार्ड डिस्क क्यों,
आज ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, इसमें तो जो अगर कहा जाए हार्ड डिस्क 500 GB की है। अब अगर मुझे 1500 GB डाटा स्टोर करना है तो ये मुझे दे रहा है ना, अपनी क्लाउड सर्विस दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट मुझे, तो मैं क्लाउड सर्विस उसकी लूंगा। तो इस तरह से दुनिया भर में आज जो है वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म, अगर किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज, ये मॉडल यूज करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इन्हीं मॉडल्स का इस्तेमाल जो है वो कर रही है, और यही मॉडल जो है वो क्लाउड सर्विसेज में है। गवर्नमेंट के क्लाउड को हम हमेशा जो है वो मेघराज के नाम से ही जानते हैं। ये क्वेश्चन आपको शायद कभी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो कभी जो है वो इसके ऊपर है, और किसने डेवलप किया ऑलमोस्ट मैंने बता दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जीआई क्लाउड, मेघराज। ठीक है, आज का नहीं, ये पेपर देखो 10 साल पुराना। ठीक है, ये पेपर जो है वो 10 साल पुराना है, यानी उनने उस समय जो अगर कहा जाए इस पे काम करना शुरू किया यहाँ पर। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग इसी से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, उसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं, कुछ क्वेश्चंस इसी पे से जो है वो आएंगे। तो ऑलमोस्ट आपको याद रहेगा, मुझे नहीं लगता कि कभी आपको दिक्कत आएगी। और छोटा सा आर्टिकल मैंने लगा दिया कि एनआईसी ने मेघराज भारत क्लाउड की पहल 4 फरवरी 2014 को की थी। इसके पास अभी भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे में खुद के डाटा सेंटर है जहां ये आपका डाटा स्टोर करता है। अगला है डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ में, ये बहुत पुराना है, मॉडर्न नहीं, पुराना है। जब डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट आया, ये प्रधानमंत्री जी की देन है, तब हमने 9 चीजों के ऊपर काम करा कि हम भारत को डिजिटलाइज करने के लिए 9 चीजों पे काम करेंगे। ब्रॉडबैंड हाईवे, आईटी फॉर जॉब, ई क्रांति। पहले तो मैं यहाँ दिखा दूं, यहाँ पर मैंने बकायदा ये 9 पिलर लगा दिए। ये 9 पिलर्स थे, ब्रॉडबैंड हाईवे, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो, जो अगर कहा जाए इम्पोर्ट। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में हमारा टारगेट क्या है, हम दूसरे देशों पे निर्भर ही ना रहे, खुद ही सब चीजें बनाए ना यहाँ पर। यूनिवर्सल जो है वो एक्सेस टू फोन, ई क्रांति, आईटी फॉर जॉब, अर्लियर हार्वेस्ट प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन ऑल, ये सरकार के 9 पिलर थे, जिन पे सरकार वर्तमान में भी कार्य कर रही है। इनमें से कई चीजें आपस में लिंक हो गई, जैसे सरकार ने एक ऐप डेवलप करी जिसमें ऑलमोस्ट ये सब पिलर्स आपस में लिंक करने की कोशिश करी, उमंग ऐप। पता नहीं आपने, अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको आज क्या सिखाया कि आप उमंग नहीं याद रखोगे, आप क्या याद रखोगे, उमंग का फुल फॉर्म। अगर आपने उमंग का फुल फॉर्म जो अगर कहा जाए नहीं याद किया तो आप जो है वो उलझ जाओ हमेशा। तो भारत सरकार के द्वारा ये डिजिटल इंडिया में आम आदमी तक जो बुनियादी जितनी सुविधाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, 260 डिपार्टमेंट, 80 एंड सेंट्रल, 127 स्टेट के, 918 स्टेट केंद्र की सर्विसेज, 1188 राज्यों की सर्विसेज, ये सब उमंग ऐप से लिंक है। कम से कम, अब 2 दिन में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मोबाइल में एक बार उमंग ऐप डाउनलोड करो, और उमंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार स्क्रॉल करो दिन भर, फिर भले ही चाहो तो हटा दो। ठीक है, तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है, इज ए डेवलप्ड टू डिवाइस मोबाइल गवर्नेंस इन इंडिया, उमंग। और इसको शुरू किया था 2017 में। ये प्रेस रिलीज है सरकार का कि आज डिजिटल इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आपको याद है, जैसे एक एमपीपीएससी में डीएसपी रेडियो का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था ये यूपीआई का फुल फॉर्म। अब अगर मैंने क्या बोला, आप यूपीआई ही पढ़ रहे हो ना, आप अगर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पढ़ के उसको करोगे कि यार 4 बार बोल दो, एक दिन में एक बार ही बोलो ना। अपने पापा मम्मी का मोबाइल नंबर याद नहीं होगा ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मोबाइल नंबर याद नहीं, क्योंकि नाम से डायल करते। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति का नंबर याद रहता है, आज तो दिन ही वो है, कि जिसको सिक्योर रखना चाहते हो, तो नंबर सेव नहीं कर सकते तो डायल करते, तो डायल करते तो याद रहता। तो ऐसे ही कभी दिन में एक बार बोल दो यार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मॉड्यूल पे काम हो रहा है, ये यूपीआई की जगह ये बोल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि एनपीसीआई का प्रोडक्ट है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो अब यहाँ पर क्या मिला आपको, आज 1 फरवरी का ही है ये प्रेस रिलीज, लेकिन कहानी तो पुरानी मिल गई कि यूपीआई लॉन्च किया 2016 में, ये पहला हो गया यहाँ पर। फिर उसी के नीचे हम यूपीआई से थोड़ा और नीचे चले गए, ये सब हमारे अभी काम करेंगे। यूपीआई की तरह ही हमने उमंग ऐप के ऊपर जो है वो काम किया। तो 2017 में जो है वो हमने उमंग ऐप, आधार हमने लॉन्च किया 2009 में। आज आधार बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार जैम नाम के ट्रिनिटी से कनेक्ट है। आज आधार से आप अपना एक पैसा जो है वो निकाल सकते हो। तो आधार कब लॉन्च हुआ ये हमको हो गया। डिजी लॉकर हमने लॉन्च किया, आप सबके पास हो, नहीं हो तो प्लीज डाउनलोड करिए, बहुत अच्छा है। और डॉक्यूमेंट सेव होते हैं, मेरे तो पूरे डॉक्यूमेंट में डिजी लॉकर पे ही सेव रखता हूँ।
तो डिजी लॉकर 2015 में जो है वो सरकार ने जो है वो सर्विस शुरू करी। उमंग 2017 में यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस हमने जो है वो शुरू करी। भारत नेट नाम का जो प्रोजेक्ट है वो हमने 2011 में इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जितने ई कॉमर्स कंपनी उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना। जैसे सिंपल है ना, आज यूपीआई पे किसी भी बैंक के अकाउंट से पेमेंट हो जाता है ना, वैसे ही आपको अब अलग अलग ई कॉमर्स मॉड्यूल पे नहीं जाना है। तो लॉन्च 2022, ठीक है यहाँ पर। और भाषिणी हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस के लिए 2022 में, ये मैंने आपको ऐसे ही एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नॉर्मली चीज़ें बता दी कि 2000 जो है वो ई प्रोक्योरमेंट, सरकार जो खरीदारी करती है उसको ई प्रोक्योरमेंट कहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल बोलते हैं, 2016 में लॉन्च हुआ। यहाँ पर ये देखिए कितने सारे तैयार हो गए। एक हो गया 2016 जेम पोर्टल हो गया, फिर ऊपर धीरे धीरे जाएं तो भाषनी 2012 में, ठीक है, भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया यहाँ पर ये लॉन्च किया। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स 2022। देखो भाई गवर्नमेंट, अभी इसमें कोई भी आप कहोगे सब मैंने तो यहाँ पढ़ा, अब मैं पीआईबी का पढ़ा रहा हूँ ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी नहीं कह सकता कि उसमें कुछ गड़बड़। प्रश्न करता है यहीं से प्रश्न उठाता है और आंसर भी यहीं के सेट करता है। तो इनके फुल फॉर्म अगर पता है तो क्वेश्चन कैसे गलत नहीं होते। क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो। फुल फॉर्म नहीं पता है तो आपको जो है अगर कहा जाए कि अब दिक्कतें आएंगी। जस्ट लाइक जैसे मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे ये चले गए आप नीचे यहाँ पर, अभी ज्यादा पुरानी नहीं, पिछले साल का ही पेपर है, इसमें देखिए डीएसपी रेडियो का पेपर में और भी पेपर में आया है ना। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपरों में जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लिया, ठीक है, एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल का फुल फॉर्म पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में जो है अगर कहा जाए पूछे जा रहे हैं तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो जब हम इन पेपरों पर जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप गए, ये डीएसपी रेडियो का पेपर है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो यहाँ पर पूछ रहा है एनपीसीआई। अभी आपने एक रिवीजन क्या करा कि यूपीआई एनपीसीआई का प्रोडक्ट, जो आप रुपए कार्ड यूज करते हो, जो आप आईएमपीएस, ठीक है, सर्विस यूज करते हो मोबाइल में, जो आप यूपीआई यूज करते हो, जो आप हाईवे के ऊपर टोल के ऊपर जो फास्टैग यूज कर, ये सब एनपीसीआई के प्रोडक्ट। और उसी के सामने एक ही जगह से दो क्वेश्चन उठाए उसने, यूपीआई का फुल फॉर्म। तो जब आप आज, अगर मैंने क्या कहा कि वो प्रश्नकर्ता का दिमाग भी तो पढ़ोगे, वो एक ही जगह से टीपा टापी करता है। तो क्या आ गया, ये एनपीसीआई आ गया ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनपीसीआई का है। तो एनपीसीआई क्या क्या काम कर रही है, ऑलमोस्ट एनपीसीआई के प्रोडक्ट अभी मैंने आपको पूरे बता दिए। आपको जो भीम ऐप आपको पता होना चाहिए, आपको यूपीआई जो आप यूज कर रहे हो, जो आप रुपे कार्ड यूज कर रहे हो, ये सब एनपीआई के ही प्रोडक्ट हैं, सॉरी एनपीसीआई के ही प्रोडक्ट हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रुपे सर्विस दे रहा है, यूपे दे रहा है, फास्टैग दे रहा है, भीम दे रहा है। आईएमपीएस अगर फुल फॉर्म ना हो ना तो चार चीजें ढूंढेगा एग्जाम में बच्चा, जबकि है तीन, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, चार ढूंढता है। तो ये क्वेश्चन के बहाने मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको तैयार करा दिया। यहाँ पर ये पिलर ई गवर्नेंस के गार्टनर का चार चरणी मॉडल में जो है अगर कहा जाए, ये चार चरण जो मॉडल है यहाँ पर, एक सेकंड, ये इसका क्वेश्चन नीचे है, मतलब गलती से जो चार चरणी मॉडल जो है गार्टनर वाला यहाँ आ गया, नीचे लिया है मैंने क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेट मिशन मोड प्रोजेक्ट का उदाहरण नहीं है? पीडीएस, सीएससी, ई डिस्ट्रिक्ट और पुलिस। अब पहले तो समझो, देखो मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है उसमें तीन तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। जब भी हम मिशन मोड प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो तीन अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो हमने इस्तेमाल किए। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर मिशन मोड प्रोजेक्ट। इसमें एक होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, पकड़ना भी बहुत सरल है, मतलब आप एक सेकंड में पकड़ लोगे, हाँ सर सेंट्रल के। सोचो, क्या राज्य के पास खुद का बैंकिंग नेटवर्क होता है? नहीं होता। क्या राज्य की सेंट्रल एक्साइज हो सकती है? इनकम टैक्स क्या राज्य लगाता है? इंश्योरेंस क्या राज्य चलाता है? ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से जुड़े हुए जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको क्या राज्य देखता है? पासपोर्ट क्या राज्य देखता है? आप खुद दिमाग लगाओ, ये सब ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंडक्ट कर रही है, तो सेंटर का ही होगा ना, बैंकिंग, सेंट्रल एक्साइज, इनकम टैक्स, वहां क्यों रटना? राज्य क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर पे राज्य को अधिकार है, ई डिस्ट्रिक्ट राज्य का है, लैंड रिकॉर्ड हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मैनेज कर रहा है, ई पंचायत राज्य देख रहा है, पुलिस व्यवस्था राज्य देख रहा है, रोड ट्रांसपोर्टेशन पीडीएस जो है वो राज्य देख रहा है, ये सब राज्य के। कॉमन सर्विस सेंटर जो है वो दोनों यूज करते हैं, राज्य और केंद्र। ठीक है, ई कोड दोनों यूज कर रहे हैं, राज्य केंद्र। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई बोला जाता है, ठीक है, ये दोनों यूज कर रहे हैं। तो ई कोड, ई बेस्ड
CSC कॉमन सर्विस सेंटर, ये हैं इंटीग्रेटेड जो है वो मिशन मोड प्रोजेक्ट, और ये हैं स्टेट के। तो वहाँ कभी भूल जाओ तो एक बार बेटा बस ये याद करना कि क्या हमारा राज्य का अधिकार है इस पे कि केंद्र का भी है। और अभी इस समय जो CCTNS है ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। सभी राज्य इसको यूज कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, मध्य प्रदेश तो हमेशा नंबर वन ही रहता है इसके उसमें। तो ये आसानी से हमको क्वेश्चन समझ पड़ा कि इसमें जो है वो क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकता है या आ सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पांचवी पीढ़ी की उच्च स्तरीय भाषा नहीं है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिफ्थ जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो लिस्प एग्जैक्टली इसको ऐसे समझो, ये तीन प्रोलॉग, OPS 5 और मरकरी, ये तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। देखो क्या हुआ, कंप्यूटर का जब जब विकास हुआ तो कंप्यूटर केवल बाइनरी कोड ही समझ पाता है ना, 0 1, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड, वो कंप्यूटर समझता है। लोगों को लगा यार कितना हम मतलब मशीन कोड कितने डालेंगे, दिन भर कोड ही तो नहीं डाल सकते यहाँ पर अगर कहा जाए। तो फिर हुआ लो लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट, जिनको अपन असेंबली लैंग्वेज कहने लगे। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कुछ कोड के ऊपर चला करती थी, आपने वो याद कर ली तो उससे आप वहां तक पहुंच सकते थे। इन लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए हमको एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती थी जिसको असेंबलर बोलते थे। वो असेंबली लैंग्वेज के साथ मशीन कोड को दे देता था सूचना। फिर लगा कि अब ऐसी लैंग्वेज होना चाहिए जो हम और आम आदमी बिना याद करे काम चलाए, कर्सर दबाए और वहां तक पहुंच जाए। तो जन्म हुआ फोरटॉन का। फोरटॉन दुनिया की फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। फर्स्ट मतलब कोई पूछे कि जो है वो फोरटॉन का मतलब फुल फॉर्म था फार्मूला ट्रांसलेशन। तो फोरटॉन नाम की जब हाई लेवल लैंग्वेज विकसित हुई तो हाई लेवल लैंग्वेज का एक युग शुरू हो गया। ठीक है, मतलब उस हाई लेवल जो अगर कहा जाए लैंग्वेज के युग में सबसे चर्चित जो लैंग्वेज थी वो लिस्प थी। अब आप कहोगे लिस्प ही क्यों लिया आपने, लिस्प प्रोसेसिंग वो लैंग्वेज थी जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्निकली जन्म। ठीक है, फोटॉन तो हमको मालूम है कि पहली हो गई, फार्मूला ट्रांस मतलब कोई पूछेगा कि भाई क्या है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन नाम से शुरू की गई ये लैंग्वेज है। बट ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रही, और लोग ना के बराबर है, केवल PSC की तैयारी करने वाले बच्चों को पता होता है कि हाँ भैया जॉन बेकस नाम का कोई व्यक्ति था, उसने 1957 में एक फोरटॉन नाम की उच्च स्तरीय भाषा विकसित करी थी। टेक्निकली उस समय जो थर्ड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेज इसको जो है वो माना जाता था। लेकिन लिस्प क्यों चर्चा में आ गई, क्योंकि एग्जैक्टली जॉन मैकार्थी का नाम आपने कभी सुना। क्योंकि कंप्यूटर में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अगर मैं एक तरफ से किसी एक व्यक्ति से जोड़कर बोलूं कि कौन है वो व्यक्ति जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को खड़ा करा, तो हम जॉन मैकार्थी का ही नाम लेते हैं। जॉन मैकार्थी ने एक लिस्ट प्रोसेसिंग नाम की लैंग्वेज 1960 में विकसित की। इसी लैंग्वेज से जन्म हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के सेक्टर का। इसीलिए क्वेश्चन इसमें लिंक करके डाला। तो जॉन मैकार्थी फादर ऑफ जो अगर कहा जाए AI भी उनको कई बार कहा जाता है यहाँ पर, यानी जितना भी अगर कहा जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को खड़ा करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ड भी उन्हीं का क्वाइंट किया, AI शब्द भी उन्हीं की दी हुई है। तो दो लैंग्वेज में उनका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। पहला, एक तो जो है अगर कहा जाए आपको लिस्प याद रखना, और दूसरा था एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल। आज तो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं, पाइथन है, जावा है, C++ है, PHP है, बहुत सारी हैं। तो मतलब हमको ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर तक जाने में दिक्कत जो है वो नहीं होगी। अगला है विवाल्डी और पैलेमून निम्नलिखित में से ये 2024 में चर्चित वेब ब्राउजर है। सोशल नेटवर्किंग साइट, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस प्रोग्राम। देखो, एक वेब ब्राउजर वो है जो हम रोज यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जो है अगर कहा जाएगा, गूगल का क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल का सफारी है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में यूज हो रहा है। और ठीक है, ओपेरा है। बट कुछ वेब ब्राउजर ऐसे हैं जो भारत में यूज नहीं होते लेकिन चर्चा में बहुत ज्यादा है, जिसमें से विवाल्डी जो अगर कहा जाए, या ये सब न्यूज में है। अगर आप देखेंगे, अगर आप टॉप 10 वेब ब्राउजर लिखेंगे तब भी आपको ये वेब ब्राउजर ही मिलेंगे। ये अभी इस समय जो अगर कहा जाए दुनिया भर में बहुत ज्यादा जो है तो ये दिख रहा होगा, विवाल्डी एंड पैलेमून बोथ वेब ब्राउजर। ठीक है, इज नॉट फ्री और एंड ओपन सोर्स, यहाँ पर ये सब इनकी जानकारी है। और कोशिश करिए कि लगभग 10 15 जो अभी हाल फिलहाल में जो अगर कहा जाए जो वेब ब्राउजर है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपल इंटरनेट पर जाते हैं, फोटो देख लिया कीजिए। फोटो जैसे दिख रहा है ना, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ब्रेव, विवाल्डी, माइक्रोसॉफ्ट EDG, सफारी, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टॉर। टॉर तो हमको यूज नहीं करना। टॉर जो अगर कहा जाए मतलब खतरनाक वेब ब्राउजर है। ठीक है, वो वाला हम लोग यूज नहीं करते।
ठीक है, या जो अगर कहा जाए क्रोमियम, ARC, केबल आप याद मत करो, आप फोटो जरूर देखो। फोटो, यूसी वेब ब्राउजर हमने प्रतिबंध लगा रखा है, चाइनीज वेब ब्राउजर है, हमने प्रतिबंध लगा रखा है। सफारी, जितने भी लोगों के पास एप्पल के फोन होंगे वो तो इनबिल्ट ही आएगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स एक ऐसा वेब ब्राउजर जिसमें आप यूट्यूब को मतलब बैकग्राउंड में चला सकते हो पीछे, मतलब कई बार यूट्यूब क्या होता है, चलाते हो अगर आप बैक, जैसे ही आप स्क्रीन आउट करोगे बंद हो जाएगा, इसमें नहीं होता, इसमें एक फीचर आता है वो फिर मोजिला फायरफॉक्स से करोगे मिल जाएगा। नहीं हो तो बताना, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। यूट्यूब पे ढूंढोगे तो कोई भी बताने वाला मिल जाएगा इसमें। ये सब इस समय दुनिया में चर्चित वेब ब्राउजर, ब्रेव भी बहुत ज्यादा है, विवाल्डी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो ये आपको जो है वो याद रखना। टॉर एग्जैक्टली क्या होता है कि जो वेव होती हैं, थ्री टाइप ऑफ वेव्स होती हैं इंटरनेट पर, देखो ध्यान से, थ्री टाइप ऑफ वेव्स इन इंटरनेट। ठीक है, उनमें हम और आप जो है ना बच्चों वाली वेव यूज कर रहे हैं, मतलब जो अगर कहा जाए, ये, चलो अभी इसको मैं नीचे एक क्वेश्चन है उसमें भी दिखाऊंगा, मतलब नहीं तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, उसमें तो बताऊंगा तो उसके साथ कनेक्ट करूंगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर, देखो कभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं, कोई भी अगर कोई प्रोग्राम बनाते हैं कुछ भी, तो उनको कई चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ती है। जिन चीज़ों के माध्यम से वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पूरा कंप्लीट डेवलप होता है उसको बोलते हैं आईडी। जैसे विजुअल स्टूडियो का, विजुअल बेसिक नहीं वो लैंग्वेज है, विजुअल स्टूडियो, नेट बीन्स, क्लाउड नाइन, आईडी, ये सब क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब समझ गए। जैसे आज आपका मन करता है कि यार मुझे कोई वीडियो शूट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पड़ेगी। मुझे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए भी कुछ जो है अगर कहा जाए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो सब चीजें जो है वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का हिस्सा होती हैं। और इसके बहुत सारे टूल इस समय हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चित टूल है दुनिया में वो है विजुअल स्टूडियो, सबसे ज्यादा, और दूसरा है नेट बीन्स। ये दो तो मैंने आपको बता ही दी, बाकी तो ढेरों हैं। मतलब अगर कहा जाए कि हम सोचें कि क्या ये दो ही हैं, नहीं, बहुत सारे जो अगर कहा जाए आपको इसमें जो है वो टूल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये भी वही दो तो कॉमन ही बता रहा है ना, यहाँ पर नेट बीन्स को बता रहा है, विजुअल स्टूडियो को बता रहा है। तो और भी जो अगर कहा आ जाए कि यहाँ पर नाम आपको ढेरों जो है वो इंटरनेट के ऊपर देखने को जो है वो मिल जाएंगे, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। ठीक है, साइबर ग्रूमिंग बहुत चर्चित जो अगर कहा जाए, रैंसमवेयर, ऑलमोस्ट सबसे खराब जो है वो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम होता है रैंसमवेयर, मालवेयर, और जो है वो अन्य जो है इसी में किसी डाटा को ब्रीच करना, मतलब तोड़ना, ठीक है, भंग करके उसके अंदर एंटरप्ट होना यहाँ पर। और किसी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं सैंड बॉक्स डिटेक्शन का। तो सैंड बॉक्स डिटेक्शन एग्जैक्टली कोई साइबर क्राइम नहीं। देखो सबसे कॉमन साइबर क्राइम क्या है, एक तो है फिशिंग, ठीक है, जिसमें आर्थिक है कि कॉल करा, आपका फलाना लॉटरी लग गया है, ये है, फिशिंग हो गया। फिशिंग के पैटर्न होते हैं, अगर एसएमएस से आ रहा है तो स्मिशिंग, वॉइस से आ रहा है तो विशिंग, ओवर आ रहा है अगर कहा जाए तो फिशिंग। तो फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग, ये तीनों जो है वो आर्थिक अपराध हैं। आपको बधाई हो, आप 5 लाख रुपए जीत गए, ये हो गया। फिर जो अगर कहा जाए दूसरा जो इस समय जो है वो सेक्सटॉर्शन। अचानक आपको एक वीडियो कॉल आया, उस पे कोई व्यक्ति सामने जो है वो न्यूड है, और अब आपको सोचने का मौका नहीं मिला, और आपका 2-3 सेकंड का या 5 सेकंड का कोई क्लिप उसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आपको उसने ब्लैकमेल किया कि आपका ये वाला जो वीडियो है हमारे साथ चैट किया हुआ, वो हम किसी को मतलब जो है वो भेज देंगे। ठीक है, मतलब आपके जो अगर कहा जाए कि प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाल देंगे, तो आप जो है वो सेक्सटॉर्शन में जो है वो आप उसकी जो बात जो है वो मानने के लिए तैयार हो गए कि हाँ भैया ठीक है, आप क्या चाहिए बता दो भैया, हम देने को जो है वो तैयार है तुमको। ये सेक्सटॉर्शन। इस समय सबसे खतरनाक जो है वो डिजिटल अरेस्ट। सबको मालूम होगा कि कोई ऐसी एजेंसी जिसका नाम लोग जान रहे हैं, सीबीआई, सीआईडी, सीवीसी, ईडी, उसका कोई अधिकारी बन के, इनकम टैक्स वाले का अधिकारी बन के आपको कॉल करेगा। डिजिटल अरेस्ट उनके साथ ज्यादा हो रहे हैं जो अपनी सूचनाएं इंटरनेट या सोशल मीडिया पे फ्री ऑफ कॉस्ट फैला रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या रिलेशन है, सब। वो सब जो अगर कहा जाए उसमें जो अगर कहा जाए डिजिटल अरेस्ट वाला जो है वो ज्यादा जो है वो है। तो डिजिटल अरेस्ट भी एक जो है वो साइबर क्राइम इस समय जो है वो चर्चा में है, तो बहुत ज्यादा जो है वो आता है। साइबर ग्रूमिंग इतना गंदा क्राइम है साइबर, मुझे लगता है कि इससे टुच्चा और खराब साइबर क्राइम कुछ नहीं होगा।
ठीक है, साइबर ग्रूमिंग में क्या होता है कि बच्चों के साथ जो है वो साइबर ग्रूमिंग जो है वो ज्यादा होती है बच्चों के साथ। उसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति, जब अगर कहा जाए कि एक प्लेटफॉर्म बनाता है, उस प्लेटफॉर्म पे बच्चों की प्रोफाइल बना लेता है, और सामने जो अगर कहा जाए बच्चे के साथ वो चैट करना शुरू करता है, धीरे धीरे बच्चे को फिजिकली मेंटली जो है वो अपने साथ जोड़ता है। फिर उसका फिजिकली अब्यूज कर सकता है, उसका मेंटली अब्यूज कर सकता है, इकोनॉमिकल अब्यूज कर सकता है। ये सब साइबर ग्रूमिंग सबसे खराब। तो बच्चे घर में हो तो देखें कि वो जो चैट कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ वो चैटिंग करते हैं, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिनको फॉलो करते हैं, कहीं वो उनका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। ये साइबर ग्रूमिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है। फिर है साइबर बुलिंग, ये भी बिल्कुल बकवास क्राइम है साइबर। आप अभी साइबर ग्रूमिंग आप कहोगे मेरे साथ करने लगो, आप कहो अरे साले अच्छा नहीं पढ़ा रहा तू, ठीक है, ये क्या बदतमीजी वाली चीजें पढ़ाता है, बेबुनियादी चीजें पढ़ाता है। मुझे आप ऐसे मैसेज फ्लैश करो, मुझे ऐसे मैसेज फ्लैश करो, ठीक है, जो बिल्कुल असभ्य हो, उसमें घटिया टिप्पणियां मेरे ऊपर करो, ये जानबूझकर किसी को जो तंग करने के आजकल पैटर्न लोगों ने कर लिए हैं, ये सब साइबर बुलिंग में आता है। तो टेक्स्ट के द्वारा, मेल के द्वारा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को ट्रोल करते हुए हम अगर कुछ गलत सलत उसके खिलाफ कह रहे हैं, तो ये सब साइबर बुलिंग में आएगा। और बहुत गंदा जो है वो साइबर क्राइम। देखो दो तरह के साइबर क्राइम है, एक कि किसी को मेंटली टॉर्चर करना, है ना, जैसे आजकल जो है वो साइबर स्टॉकिंग सुना होगा। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है, एक क्राइम होता है साइबर स्टॉकिंग। उसमें लोग क्या करते हैं, मेंटली उसको जो अगर कहा जाए परेशान करते हैं, स्टॉक करते हैं। स्टॉक करना मतलब कि ईमेल के या मैसेज के माध्यम से उसको स्टॉक, स्टॉक पहले होता है ना पीछा कर रहा है, ठीक है, तो उसको स्टॉक कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वो व्यक्ति फिजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, मेंटली हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, एंजाइटी के कारण कई बार सुसाइड तक कर लेते लोग। तो मतलब साइबर स्टॉकिंग कितना खराब जो है वो अगर कहा जाए क्राइम है यहाँ पर। जैसे वो पहले बसों में देखा हो कि उनने कहा था ना, मनचले लड़के लड़कियों का पीछा करते थे, ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजकल आ गए, है ना। तो ये यहाँ पर ये है। और एक होता है साइबर स्पूफिंग। साइबर स्पूफिंग में क्या होता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी छुपाई और किसी दूसरे की आइडेंटिटी से जो है वो काम किया। ठीक है, मतलब अगर कहा जाए कि आपने कोई आइडेंटिटी, आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी उसको छुपाकर किसी दूसरे की आइडेंटिटी से अगर कोई काम कर रहे हो, तो ये साइबर, ये सब याद रखिएगा एक एक लाइन में, है ना। जैसे अपन यहाँ पर टाइप करें साइबर स्पूफिंग, SP, यहाँ पर ये आ गया स्पूफिंग। तो कोई पूछे कि क्या है साइबर स्पूफिंग, का मतलब ही है कि पर्सन और एंटिटी, ठीक है, अपनी खुद की आइडेंटिटी को छुपाए, किसी दूसरे की आइडेंटिटी को चोरे, उसकी आइडेंटिटी के आधार पर जो है वो आपके साथ कोई क्राइम कर दे, तो वो साइबर स्पूफिंग कहलाएगा। तो साइबर स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग, पीछा करना इंटरनेट के माध्यम से, साइबर बुलिंग, ठीक है, फिशिंग। मैंने मतलब जितने मैं बता सकता था उतने तो मैंने जो आपको ऑलमोस्ट रिवाइज करा ही दिए कि फिशिंग क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये सब मॉडल है। और एक जो आप और मैं करते हैं और हिंदुस्तान पे सबसे ज्यादा होता है, वो है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जानबूझकर किसी वेबसाइट पर एट ए टाइम लाखों करोड़ों लोगों का ट्रैफिक भेज देना। जैसे कुंभ में एक जगह लाखों करोड़ों लोग हैं तो भगदड़ मच जाए, वैसा आप अगर इंटरनेट पे कर रहे हैं, किसी कंपनी के सर्वर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके सर्वर को जाम कर रहे हैं, या सर्वर को के ऊपर इतना ट्रैफिक भेज रहे हैं कि वो सर्वर काम ही नहीं कर रहा। जैसे होता है ना PSC का जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अरे वेबसाइट ही क्रैश कर गई। सब एक प्रकार से डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो हाउ मेनी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इन पर आवर इन इंडिया, जैसे सिंपल है, चीन तो करते ही है ना। हाउ मेनी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पर आवर इन इंडिया, एक घंटे में, मैं ज्यादा लंबे की बात नहीं कर, एक घंटे के अंदर हमारे ऊपर कितने डिनाई जो है वो जो अगर कहा जाए यहाँ पर, अब इसमें तो जो है वो मतलब कहीं आंकड़ा तो ऐसा नहीं दिख रहा। तो जैसे लिखा ना, इस सिंगल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सफर्ड द 2146 साइबर अटैक इन द एवरेज पर वीक इन द लास्ट 6 मंथ, यहाँ पर आ रहा है। और भी ऐसे बहुत सारे आंकड़े जो मिलेंगे। डॉस अटैक तो बहुत खराब अटैक। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक एक आपको याद रखना। मैंने जितने भी नाम है मैंने ऑलमोस्ट आपको कोशिश कर रहा हूँ कि परसों के पेपर के लिए और आगे जो भी पेपर आपके हैं उसमें कम से कम आपको थोड़ा तो चल जाए काम, के वहां याद आ जाए यहाँ पर। तो सैंडबॉक्स डिटेक्शन का मतलब समझ गए कि अगर कोई साइबर क्राइम होना है, या कोई जो अगर कहा जाए सिस्टम आपका करप्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये डिटेक्ट करेगा।
तो ये मैलवेयर को डिटेक्ट करता है, जो रैंसमवेयर का ही एक पैटर्न है ना। तो सैंडबॉक्स डिटेक्शन इज रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ, ठीक है, टेक्नोलॉजी दैट मैलवेयर यूज डिटरमाइन व्हाट एवर डज नॉट डज 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 डज। हमको कोई जो अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये सैंडबॉक्स का हम लोग इस्तेमाल जो है वो करते हैं, ये अपने को याद रखना है यहाँ पर। अगला जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं। अब आप कहोगे ये बच्चों वाला प्रश्न काहे ले लिया सर आपने, ये तो हमसे सबसे जो है वो बनता है। पर फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बीच में बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। तो एलईडी, ठीक है, प्लॉटर, प्लॉटर देखा होगा एक प्रकार का प्रिंटर ही है। पर कई बार आपने देखा होगा किसी की दुकान पर बड़े प्रिंटर्स होते हैं, जनरली जो मैप्स आदि के लिए जो सिविल इंजीनियर्स यूज करते हैं उनको, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो प्रिंटिंग होती है उसके लिए प्लॉटर यूज किए जाते हैं। प्रोजेक्टर आप यूज कर सकते हो। माइकर मैग्नेटिक इंक पर बेस्ड जो है वो सिस्टम होता है, जो आपके चेक की आइडेंटिटी चेक करता है। ये जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं, इनपुट है, ये सूचनाओं को लेता है। तो हमारे पास दो तरह की सूचना है, एक है इनपुट, एक है आउटपुट। रफली मैं आपको थोड़ा सा जो है वो दिखा देता हूँ जिससे आपको जो है वो याद रहे। यहाँ पर ये हम चले गए यहाँ पर, ये तो यहाँ, एक सेकेंड, ये हम यहाँ से पहुंच गए, बस एक सेकेंड। ये हमें दिख रहा है कि हम कोई भी मॉनिटर यूज करें, ठीक है, सीआरटी, जो अगर कहा आ जाए, पहले सबसे पुराने जो मॉनिटर होते थे वो सीआरटी होते थे, कैथोड रे ट्यूब बेस्ड। फिर थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, टीएफटी बेस्ड मॉनिटर हमने यूज किए। अभी भी टीएफटी मॉनिटर यूज होते हैं, काफी इतने मोटी जो अगर कहा जाए उसकी थिकनेस होती है। फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी हमने यूज किए। फिर एलईडी आए, लाइट एमिटिंग डायोड। और अब इसके आगे जो है वो ऑर्गेनिक एलईडी आ गई, जिसको ओएलईडी कहा जाता है। ये जनरेशन है, ये सब आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, उसी का बड़ा भाई प्लॉटर है। फिर कंप्यूटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, ये सब है। इनपुट में हमको दिख रहा है जितने भी हैं, जैसे ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है, माइकर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, आपके सबके चेक के ऊपर होता है माइकर कोड जो है वो, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, टच स्क्रीन, क्या रटना, समझ पड़ रहा है कि अंदर जा रही है सूचना। कीबोर्ड से अभी टाइप कर रहा, अंदर भेज रहा हूँ ना, माउस से अंदर भेज रहा हूँ ना, जॉयस्टिक से अंदर भेज रहा हूँ, स्कैनर लगा है तो अंदर भेज रहा हूँ ना। तो ये सब जो अगर कहा जाए आपके होते हैं इनपुट डिवाइस, और जो अगर कहा जाए ये होते हैं आउटपुट। दो तरह के डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी एक और डिवाइस का पैटर्न है जो मैंने नीचे लिया, वो मैं बता दूं। अगला है 17 और 18 सितंबर 2023-24 को लेबनान में हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विस्फोट के लिए इसराइल ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ऑपरेशन ग्रीन बीपर। आपको ये तो नहीं पूछेगा कि किसने चलाया, क्या चलाया, कौन सा चलाया, लेकिन ये पूछ सकता है कि इस ऑपरेशन का संबंध किससे था। ये ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन ग्रीन रीपर वॉज इजराइल एन इजराइल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन लेबनान एंड सीरिया इन September 2024. The attack used the beeper bomb and other electronic target Hezbollah operations. तो ये मोस्ट आईएमपी है, मुझे लगता है कि शायद इसमें से कोई क्वेश्चन आपको पंच हो जाए, ये वाला। और ये 17-18 भी याद रखना कई बार, ये क्योंकि ये पूरी दुनिया में चर्चा में रहा। मतलब लोगों ने कहा क्या यार, मतलब 15 साल प्लानिंग करी है इसराइल ने इसकी, मतलब धैर्य देखिए आप उसका। ठीक है, फिर जो है अगर कहा जाए यार यहाँ, फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण नहीं है। रेडिट बहुत फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्यूजोन भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, वाइवर भी है, ब्रेव थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक सर्च इंजन है, यानी वेब ब्राउजर है, वो उसको वेब ब्राउजर के रूप में आप देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाल फिलहाल में हम इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, जिसको हम फेसबुक को मेटा कंपनी के साथ जोड़े, ये तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, जैसे अगर हम अपने बिजनेस प्रोफाइल से जुड़े हैं तो लिंक्डइन है, यूज़ कर सकते हैं। रेडिट है, क्यूजोन है, वाइवर है। यहाँ पर ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए जो है अगर कहा जाए, एक सेकंड, बस एक सेकंड ना, यहाँ पर के रूप में जो है वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से नहीं है। जेफरी हिंटन, अभी नोबेल मिली, गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाते हैं जेफरी हिंटन। जॉन मैकार्थी, ठीक है, अगर कहा जाए इतना बड़ा नाम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को अगर किसी ने जो है अगर कहा जाए नाम दिया हो, तो जॉन मैकार्थी ने ही जो है वो अगर कहा जाए नाम उनको जो है वो दिया। एलन ट्यूरिंग, क्या तो पर्सनालिटी थे,
दुनिया में एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए अब जो सबसे पहला अगर किसी ने प्रयास शुरू किया, वो एलन ट्यूरिंग है। एलन ट्यूरिंग एक ऐसा व्यक्ति, मतलब एलन ट्यूरिंग जैसा व्यक्ति तो मिलना बहुत दुनिया में बड़ा जो अगर कहा जाए, ट्यूरिंग टेस्ट तो दुनिया में सबसे पहला टेस्ट होगा जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी हुई। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई। हालांकि उसको लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ नहीं पाए, लेकिन ट्यूरिंग मशीन उनकी बहुत बड़ी जो अगर कहा जाए कि मतलब जो है वो रिसर्च थी। और आपको आश्चर्य होगा, आप में से थोड़ा बहुत कोई इंग्लिश या जो अगर कहा जाए कि मूवियाँ देखने का, तो एक फिल्म जरूर देखिए लाइफ, द इमिटेशन गेम। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय का क्या तो फिल्म बनी है। आपको एक्चुअल समझने का मौका मिलेगा कि जो एलन ट्यूरिन है वो है क्या हस्ती, मतलब क्या तो वो थे। हम तो और आप तो कल्पना नहीं कर सकते वहां तक। तो कभी आप दी इमिटेशन देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। दी इमिटेशन गेम, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अगर कहा जाए फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगती, मैंने भी देखी है। आप लोगों ने पता नहीं देखी या नहीं देखी यहाँ पर। तो द इमिटेशन गेम ये एक बहुत फेमस फिल्म है और अमेरिकन मूवी है, और ये एग्जैक्टली एलन ट्यूरिंग के ऊपर ही है। यानी इसका जो प्रयास है, द ट्यूरिंग टेस्ट ओरिजिनली कॉल्ड द इमिटेशन गेम बाय द एलन ट्यूरिंग इन 1949 इज द टेस्ट ऑफ ए द मशीन। ठीक है, मशीन क्या कर सकती है, ठीक है, किस तरह से चीजों के बीच वो डिफरेंशिएट करेगी। एक्स्ट्रॉर्डनरी। आप दो जो अगर कहा जाए फिल्में जरूर देखिए। एक मतलब आप फिल्में देखने का ही मतलब नहीं कि फिल्म देखना है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे इससे। एक ओपन हाइमर के ऊपर, ओपन हाइमर मूवी, मतलब हाइमर जो अगर कहा जाए ये, एक सेकंड, ओपन हाइमर। ओपन हाइमर एक ऐसे वैज्ञानिक थे, अभी उनकी मूवी जो अगर कहा जाए चर्चा में भी। अगर अपने को न्यूक्लियर वर्ल्ड की ओर जाना है तो मैं समझता हूँ ओपन हाइमर की फिल्में देखना चाहिए। ये फिल्म जब ओपन हाइमर 2023 में, ये भी आ सकता है क्वेश्चन आपको, इसमें भागवत गीता का एक श्लोक का विवाद था। ठीक है, इसमें आप ओपन हाइमर के आगे जो है वो विवाद टाइप करें, विवाद लिख दे, ऐसे हिंदी में लिखते रहो। ठीक है, अब विवाद हो गया। तो आपको पता चलेगा कि यार हाँ, भारत में इसका विवाद जो है वो क्यों हुआ था। कई जो है वो आ सकते हैं, ये जो है वो यहाँ पर इसमें देखा ना, फिल्म में एक सेक्स सीन के दौरान भगवत गीता के संदर्भ को लेकर विवाद हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन हाइमर कौन थे, एक महान परमाणु वैज्ञानिक। तो चीजें आसपास है, उनसे भी सीखना पड़ेगा। ये सब आते हैं, ये एलन ट्यूरिंग वाला भी तो आप देखो, द इमिटेशन गेम पिछली साल एमपीपीएससी ने पूछा कि नहीं पूछा, चर्चा में था इसीलिए तो पूछा, नहीं तो क्यों पूछता। किसका था, अभी पीएससी प्री में आया था पिछले साल क्वेश्चन। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है। स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट होम, मेडिकल, हेल्थ केयर, सब में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाता है। अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे अपने घर का टीवी चालू कर सकता हूँ, यहाँ से बैठे बैठे अपनी कार का एयर कंडीशनर चालू कर सकता हूँ, यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, इसी को जो है अगर कहा जाए कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में जाना जाता है। एनसीईआरटी ने बकायदा अपनी बुक में ये जो इंटरनेट और वेब है एनसीईआरटी का, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इतना ही समझाया। मतलब जब आप जाओगे तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में तो ज़्यादा हमारे लिए काम का नहीं है। हमको केवल जो है वो इतना जो है वो पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट जितनी भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं, जुड़ सकती हैं, वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल हो सकती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स डेटा डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, रिमोट कंट्रोल, डिजिटल कैमरा, ठीक है, एमआईडीआई इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आपने देखे होंगे। आपने एमआईडीआई नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट सबने देखे होंगे। आपने जितने भी मतलब कोई आर्केस्ट्रा वगैरह देखे होंगे, उसमें आपने ये वाला देखा होगा। हाँ सर, देखा है यहाँ पर, ये एमआईडीआई है ना। यहाँ पर अब प्रश्न को समझ लो कि वो क्या पूछ रहा है। सोर्स डाटा डिवाइस, सोर्स डाटा डिवाइस को समझने के लिए मैं आपको एक अपनी फाइल से चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं चला गया ऊपर, यहां हम चले गए सोर्स डाटा डिवाइस, है ना। अब सोर्स डाटा डिवाइस को समझ, कोई भी ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से सीधे डाटा जो अगर कहा जाए, सीधे अगर कहा जाए सिस्टम में सीधे डाटा जो है वो दे दे, उसको बोलते हैं सोर्स डाटा डिवाइस। दूसरा, जिसमें डाटा हमको फीड करना पड़े, ठीक है, यहां पर तो उसको बोलते हैं डाटा एंट्री डिवाइस। देखो कीवर्ड, कीप जो है वो पेड, माउस, ठीक है, ट्रैक बॉल, क्या खुद डाटा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, उनको फीड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने, सिंपल सी लॉजिक है, आपके पास कोई, जैसे अभी ये जो कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर, इसमें मुझे डाटा फीड करना पड़ रहा है कि नहीं, ये खुद सिस्टम में डाटा मेरा ले रहा है, मेरा ऑडियो, मेरा वीडियो, और सेव कर रहा है। इसलिए इसका नाम है सोर्स डाटा डिवाइस।
इन डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सीधे डाटा एंट्री के लिए किया जाता है। ये डिवाइस हमें बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सोर्स को, सीधे सोर्स कोड को हमको ले लेते हैं। तो रिमोट कंट्रोल दबाया, सीधे टीवी ने ले लिया। ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है, वॉइस इनपुट है, डिजिटल कैमरा, ये सब जो है वो अगर कहा जाए सोर्स डाटा डिवाइस के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर ओएसआई मॉडल की किस लेयर का उपयोग एच टी टी पी एस एम टी पी, एच टी टी पी का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्क प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल सॉरी, और एस एम टी पी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब भी हम ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम जो है वो एस एम टी पी जो है अगर कहा जाए कि प्रोटोकॉल का ही यूज करते हैं। तो कौन सा है, तो पहले तो समझिए जो ओएसआई लेयर है, 7 ओएसआई मॉडल जो होता है उसमें 7 लेयर अलग अलग। उनमें जो एप्लीकेशन लेयर है, पहले तो आपको लेयर, हर एक लेयर के बारे में हल्का फुल्का, जैसे नहीं पता तो अभी तो खैर मत रटो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है फिजिकल लेयर से। और फिजिकल लेयर से डाटा लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी में हम पहुंचते हैं एप्लीकेशन। ये 7 लेयर होती हैं जो आज से आपको याद रखना चाहिए। जैसे फिजिकल लेयर, मान के चलो आपके घर में कोई वाईफाई की डिवाइस लगी हुई, वायरलेस की डिवाइस लगी हुई है, फिजिकल लेयर है ना, कोई हब है, रिपीटर रखा हुआ है घर के अंदर, फिजिकल लेयर में ही आएगा। यहाँ पर आपके घर कोई इथरनेट कनेक्शन, जैसे ये मोबाइल है, अभी इथरनेट कनेक्शन से ये अभी लैपटॉप चल रहा है, ये डाटा लिंक लेयर में आएगा। ठीक है, नेटवर्क यूज कर रहे हो, आईपी प्रोटोकॉल यूज करते हो, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये जो अगर कहा जाए नेटवर्क लेयर के अंदर आएगा। ऐसे 7 लेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा। तो जो सबसे ऊपर जो होता है उसको अपन बोलते हैं एच टी टी पी डी एन एस, जो सर्वर की लेयर होती है वो। तो मुझे लगता है कि अभी तो हमारे लिए बहुत कठिन है कि हम लेयर नंबर 1 to 7 तक जाएं, फन यानी फिजिकल लेयर से शुरू करें, एप्लीकेशन यानी 7वीं लेयर पर। रफली चूंकि एच टी पी हम यूज करते हैं इसीलिए मैंने आपको रफली बता दिया कि आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया ये भी मैं बता देता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है आज के फेस का। आंख बंद करके कल परसों जो एग्जाम है, जब भी आपका कोई एग्जाम, ये सोचिए कि क्या ये वर्ड आपने कहीं यूज किया है। जैसे लिखा है लिंक्डइन बायो, ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम चलाने वाले हर एक बच्चे को ये पता। जैसे पिछली बार एक जो है अगर कहा जाए लिंक्डइन करके पूछा था कि क्या है, सबको मालूम है सोशल नेटवर्किंग साइट है। किसी भी बिजनेस पर्सनालिटी का अकाउंट आपको देखना हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करना हो तो लिंक्डइन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन वहां एग्जाम में दिमाग नहीं चला कई बच्चों का। लिंक्डइन बायो अभी लग रहा है कि हाँ यार सुना है। तो आज हम इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारी स्टोरीज हैं, वीडियो है, इमेज, उनको क्या करते हैं आपस में लिंक करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म को एक साथ। उसके लिए लिंक्डइन बायो टूल दिया गया है इंस्टाग्राम का। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाएंगे। जाते जाते आपको रफली एक छोटा सा अपनी तरफ से दे जा रहा हूँ, कोशिश करिएगा। यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। अब बाकी तो मुझे कठिन है कि मैं इतना सारा जो है वो आपको अभी जो है वो पढ़ा पाऊँ या बता पाऊँ यहाँ पर। ठीक है, ये जो है वो कई बच्चे सोचते हैं फाइल है, ये फाइल भी ठीक है अपूर्ण फाइल है। एक्चुअल क्या है इसमें जो लिखा है वो आप समझ भी नहीं पाते बच्चे। समझना चीज़ों को और देखना अलग अलग नज़रिए से होता है दोनों। यहाँ से अब ये मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आखिरी। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर याद रखना है, ई गवर्नेंस के 4 पिलर याद रखना है ना, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज। वर्ल्ड बैंक ने 3 पिलर्स बताए। वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश, इंटरेक्ट और ट्रांजैक्ट, ये वर्ल्ड बैंक के 3 पे। गार्टर ने 4 पिलर बताए, प्रेजेंस, इंटरेक्शन, ट्रांजेक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ये गार्टर के 4 पिलर है। डेलॉइट के 6 पिलर, या डेलॉइट नहीं यानी अब 6 तो नहीं आएगा, पर ये दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा डेलॉइट नाम के वैज्ञानिक का ई गवर्नेंस से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे हिलर मून के 5 गवर्नेंस के मॉडल, और आखिरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र का 5 स्टेज मॉडल। स्क्रीन रोक कर नोट कर लीजिएगा या देख लीजिएगा, शायद कोई क्वेश्चन इससे आ जाए। तो ऑलमोस्ट मुझे लगा कि मैं सब कुछ पढ़ा दूं 1 1.5 घंटे की क्लास में, वो मेरे लिए भी संभव है। पर हल्का फुल्का जो अभी न्यूज में चर्चा में चीजें चल रही हैं वो मैंने आपको क्या करी, कोशिश करी रिवीजन कराने की। और उसमें से क्या आ जाए गॉड नोज, भगवान ही जाने। हो सकता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन फंस जाए, हो सकता है कि एक भी ना आए। बट अगर शांत मन से वहां सोचोगे तो आंसर तक जाने में सहूलियत हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत धन्यवाद आप सबको, ईश्वर करे कि सफलता मिले। खूब डेडिकेट रहिए, ईमानदारी से खूब पढ़ाई करिए। और जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, अगर आप में से किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर 1 तैयार करना है तो आप मेरा कोर्स ले लेना।
आंख बंद करके आपको पूरा हेल्प कर जाएगा एग्जाम में, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, ऐप के ऊपर है, 2,500 रुपये का ही कोर्स है, उसमें बकायदा टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। और किसी को अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना, तो मेरा कोर्स अभी चल रहा है। पार्ट ए का तो है ही है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ मैं, उसके चार्जेस नहीं ले रहा। पार्ट बी की जो क्लासेस, उसमें 2 लेक्चर मैंने फ्री रख रखे हैं। एक बार देख लेना तो नेचर समझ पड़ जाएगा कि मैं क्या नेचर पे जो है पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा सब कुछ मैं ही उसमें। तो जिसका मन करे वो भी है, बाकी ये तो अभी बात करने का मुद्दा नहीं। खूब ईमानदार रहिए, रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। आप जितना अपने ऊपर तनाव लेंगे, उतना जो है अगर कहा जाए चीजें हमारे फेवर से अनफेवर हो जाएंगी। जितना आप तनाव नहीं लेंगे, ठीक है, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, रिलैक्स होकर जो है वो पेपर देना है। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। खूब अच्छी मेहनत करके आगे बढ़िए।